if we want to not grow and we are happy in staying where we are, then it's a different matter. But if we want to continue to grow, then we need to tap into the digital economy, which is very different. Now, the one thing that then we need to also keep in mind कि कोई भी चीज़ जो है वो isolation में नहीं होती. The difference I found was that in most cases, founders that I found in USA, Europe, etc., are passionate about solving a problem. उनको एक पैशन होता है कि यार ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मेकिंग मनी फ्रॉम दैट इज इन अ लॉट ऑफ केसेस सेकेंडरी. वैसे भी बाय प्रोडक्ट है. सही है. एंड देयर पैशन इज व्हाट ड्राइव्स देम एंड टेक्स देम फॉरवर्ड. आप ज़करबर्ग को ले लें कि इन टर्म्स ऑफ फेसबुक, वाज ही स्टार्टिंग अ बिजनेस or was he trying to solve a problem that he was facing and others were facing? It so happened to become a successful organization or product, but the starting was never looking at गया मैंने पैसे बनाने. Agree. यहाँ पर जब मैं फाउंडर्स के पास बैठता हूँ तो आई वुडंट से कि ये 100% ऐसा है, बट मेजॉरिटी ऑफ फाउंडर्स आर लुकिंग टू मेक मनी. अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन. आज हमारे साथ बहुत ही एक अमेजिंग गेस्ट हैं, डिजिटल एरा फ्यूचरिस्ट हैं और पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट की कि आज हमारे पॉडकास्ट पे आएँ. सो वुड लाइक टू वेलकम मोहम्मद जे सेयर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. इट्स अ प्लेजर. सर, ऑनर फॉर अस एज वेल. काफ़ी सारी बातें और आपके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें सुनी भी हैं कि यू नो यू डूइंग अमेजिंग वर्क. आप एक बुक के ऑथर भी हैं विच इज़ बिकमिंग डिजिटल नेशन. इस पे भी हम बात करेंगे. सर, इन वन वर्ड, पाकिस्तान का एज अ डिजिटल नेशन क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इसके बाद हम प्रॉपर एक डिस्कशन शुरू करेंगे. व्हाट इज़ एक्चुअली यू आर सेइंग इट? इफ़ आई वाज टू से वेरी ब्राइट इंशाल्लाह. और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम सही तरह से अभी तक, या सही तरह तो सही लफ्ज़ नहीं है, मे बी पूरी तरह से हम उसको लेवरेज नहीं कर सके, उसका हम पोटेंशियल टैप नहीं कर सके, जो कि स्पेशली हमारा जो यूथ है एंड वेरी डायनेमिक यूथ, वेरी कैपेबल यूथ, दैट इज़ नीडेड फॉर द डिजिटल ईरा टू बी अ सक्सेसफुल नेशन. तो वो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है. फिर उसके बाद हमारे पास इस वक्त जो लीडरशिप हम देखते हैं इन ऑल अक्रॉस, वेदर इट्स द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, बहुत से हम कैपेबल एंड अमेजिंग लीडर्स विद विजन देख रहे हैं, जो कि हमें इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है maybe by 2035, if not before, could be seen as one of the leading digital nations in the world, and especially on the economy side. So ये थोड़ा सा मैं भी पर्सनली मैं कहूँगा कि मैं ये एक चेंज देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो हो रही हैं. थिंग्स आर टेकिंग वेरी सीरियस साइड की जी. ये चीज़ें अब जो हैं वो हो रही हैं और वो बड़ा एविडेंट है कि वो हम सब लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. सर, आजकल तकरीबन हर मुल्क ये क्लेम करता है कि दे आर एक्चुअली डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इनेबल्ड कंट्री. सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस कि एक डिजिटल कंट्री में या एक डिजिटल नेशन में क्या एक डिफरेंस है, या दोनों एक ही चीज़ है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और ये हम इसके ऊपर ही घंटों लगा सकते हैं इन डिबेटिंग के डिजिटल एक्चुअली है क्या है, क्या डिजिटल और आईटी सेम थिंग है, डिफरेंट थिंग है. और हम जब बात करते हैं एक डिजिटल कंपनी की या डिजिटल गवर्नमेंट की या एक डिजिटल कंट्री की, तो वो क्या है? फ्रैंकली मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हमें हमेशा उस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए जो कोर है. कोर क्या है? एक नेशन है या एक गवर्नमेंट है या एक कंपनी है. वो डिजिटल है या नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू द एंड पर्सन, वेदर इट्स अ कस्टमर और अ सिटीजन, इज़ द आउटकम्स. सो मैंने इसलिए उसको अपने बुक में भी इस तरह से फ्रेम किया है कि इट्स नॉट अबाउट
थिंकिंग कि हम डिजिटल नेशन बन रहे हैं, इवन दो मेरा टाइटल बुक का है बिकमिंग डिजिटल नेशंस, आप उसका सब टेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लाइन क्या है, री इमेजिनिंग कंट्रीज फॉर द डिजिटल ईरा. सो द वे वी शुड फ्रेम दिस इज़ कि आज हम एक डिजिटल के ईरा में रह रहे हैं, जो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक एआई का एरा आ गया है, हम उसमें रह रहे हैं. सो गवर्नेंस जो है, जो हम उसका कॉन्सेप्ट था और एक कंपनी चलाने का कॉन्सेप्ट, इस ईरा में आने से कोई चेंज नहीं हुआ. सो हमें इसको एआई नहीं देखना चाहिए, हमें इसे डिजिटल नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अपनी कंपनी को या अपनी गवर्नमेंट को या अपनी नेशन को डिजिटल एरा के मुताबिक सक्सेसफुली चला सकें, ताकि हम इस ईरा के अंदर जो है ना एक लीडिंग जो है नेशन बन जाएं. सो यू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बिकमिंग अ डिजिटल नेशन, तो मैं इसलिए उसको इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा था कि कैपेबिलिटी हमारे पास है. और अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यार हमने इस एरा में सक्सेसफुल होना है, बहुत सी चीज़ें हम जो हैं वो करेंगे डिजिटली, या बहुत सी चीज़ें हम करेंगे लेवरेज करते हुए एआई को, बट एट द एंड ऑफ द डे अ नेशन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन अ नेशन. सो the difference is that most of the world is moving to doing things in the digital world, online. जैसे आप देखते हो एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है, एक कंपनी लॉन्च होती है, जिसे हम डिजिटल कंपनी कहते हैं या डिजिटल नेटिव कंपनी कहते हैं, तो वो क्या है और उसका आईटी कंपनी से क्या डिफरेंस है, बिकॉज वी गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू. मेरा डेफिनेशन उसका ये है कि एनी कंपनी और प्रोडक्ट जिसकी, और कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, दैट यू एक्सेस digitally and consume digitally should be considered as a digital native company. अगर हम उसको गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करें तो फिर वो इस पर आ जाएगा कि एनी सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ए होल गवर्नमेंट दैट यू आर accessing digitally and consuming digitally is a true digital native product or a company. Anything that you are accessing digitally but consuming physically is, I call, a hybrid digital native company, organization or product. अब इसके एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ. अगर हम लेते हैं यूट्यूब को या हम लेते हैं नेटफ्लिक्स को, तो ये pretty much एक डिजिटल नेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, या स्पॉटिफाई है, और इस तरह से बहुत सी जो है ना वो बी टू बी साइट पर भी हैं. अभी तो मैंने बी टू सी साइट की बात की है, बिजनेस टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. सो दे आर एक्सेस डिजिटली एंड कंज्यूम डिजिटली. You know, you don't do any physical element in that whole process. But Uber or Careem or InDrive और ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, Daraz.com है या और हैं, these are hybrids. Logistics भी involved है. Exactly, because you are accessing it digitally, but whatever you're getting is being delivered to you physically, and in most case consuming it physically. हाँ, उसमें कुछ हो सकती है कि डिजिटल नेटिव चीज़ें भी हैं कि आप सॉफ्टवेयर अगर लेते हैं या कुछ चीज़ इस तरह की, वो एक फिर डिफरेंट बात है. बट इन बाय एंड लार्ज ये दो मेरे नज़दीक क्लास करती हैं एज डिजिटल नेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोडक्ट्स एंड एज हाइब्रिड्स. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है डिस्टिंक्शन करना? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम इकॉनमी को देखते हैं, जो डिजिटल इकॉनमी है, प्योर डिजिटल इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट 2.5 times faster than the conventional economy. Interesting. Okay. So what does that mean? At some point in time, maybe in 15, 20, 30, 50 years, majority of the economy in the world will be a digital economy. Why does it matter to us as Pakistan? Why should we be bothered and care about this? Is because अगर हमने अपनी economy को continuously grow करना है, and we want to give employment opportunities to our youth and others continuously, and we want to keep the unemployment rate down, we need to understand the opportunity landscape of this digital economy so that we can
drive our nation towards those opportunities. हम बता सकें कि in the future 10-15 years these are the kind of pockets of opportunities. So when we are looking at from our all the way from the beginning part of training and development, so हम schooling कर रहे हैं, हम universities में जा रहे हैं, फिर हम work में आ रहे हैं, तो कैसे हम वो सारी चीज़ को align करें उसके साथ. Now if we want to not grow and we are happy in staying where we are, then it's a different matter. But if we want to continue to grow, then we need to tap into the digital economy, which is very different. Now, the one thing that then we need to also keep in mind कि कोई भी चीज़ जो है वो isolation में नहीं होती. So अब हम इसी को लेते हैं YouTube को as an example. Let's you and I agree that that is a true digital economy business and product. How does YouTube actually come or how is it possible for YouTube to function? Okay. If we look at the from the consumer side downwards, so मैं हूँ, आप हैं, हम YouTube को access करना चाहते हैं, हमें पहली चीज़ क्या चाहिए? YouTube No, itself. we need the device. हाँ, okay, sorry. Right? हमारे पास अगर डिवाइस नहीं है, मोबाइल फ़ोन है या हमारा लैपटॉप है या कोई और डिवाइस है, टैबलेट है, अगर वो नहीं है तो हम कैसे जो है वो उसको एक्सेस करेंगे? पहला. नंबर 2, to get to YouTube, what do we need to do? हाँ. We need to download it. So where do we need to go? We need to go to a store. And interesting, there are only 2 stores in the world, which I call choke points in my other book, which is about digital economy, which I consider as the battleground of the digital era. There are 2 companies which are the choke points for any digital business to launch as an app-based business. They cannot do it without YouTube. So ये एक तरह से मोनोपोली है? तो एक बन गई है ना, एक सिचुएशन बन गई हुई है. तो अब हाँ, चाइना से ज़रा डिफरेंट उसको लेके चले हैं, एंड मे बी दे आर पॉकेट्स ऑफ अदर थिंग्स, वे बाय एंड लार्ज अनलेस आप एक वेबसाइट बेस्ड बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है. बट कोई भी अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ऐप बेस्ड है, तो आपको डिपेंडेंसी है जी, डिपेंडेंसी वो करें. ठीक, अच्छा, ये आ गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जब आप जाते हो स्टोर के ऊपर तो आपने पेमेंट भी करनी है, अपने आप को आइडेंटिफाई भी कराना है. तो उसके लिए आपको कोई डिजिटल पेमेंट मेथड चाहिए या आपको कोई इवन आइडेंटिफिकेशन मेथड चाहिए. सो यहाँ पर फिर आपकी जो डिजिटल आईडी एंड डिजिटल पेमेंट्स की जो डीपीआई का हिस्सा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो चीज़ें इन प्ले आ जाती हैं. और फिर डेटा ने फ्लो भी करना है, एक्सचेंज भी होना है, तो आपका डेटा एक्सचेंज लेयर भी इसमें आ जाता है. अब आपने वो अपने डाउनलोड कर लिया, अब उसको ज़रा नेक्स्ट लेयर पर जाना शुरू करें और देखें कि जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक एलिमेंट जो है वो एट द राइट ऑफ द बॉटम द पिरामिड जो मैं डालता हूँ वो है कोर कनेक्टिविटी. ठीक है, डिवाइस तो था आपके पास, अगर आपके कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना. तो एक बेस लाइन है जो कि कोर कनेक्टिविटी फॉर द डिजिटल वर्ल्ड. लेकिन उससे ऊपर फिर आपके पास क्या है? डेटा सेंटर्स एंड कंप्यूट पावर है. So therefore the cloud infrastructure and data centers and compute power becomes very important. And इस तरह मैं और भी 3-4 चीज़ें गिनवा सकता हूँ. तो ये मैं इसको कहता हूँ डिजिटल इकोनॉमी की एकोसिस्टम. तो एकोसिस्टम बन गया, बिल्कुल. विदाउट दिस एकोसिस्टम द डिजिटल इकोनॉमी कांट वर्क. तो ये एक यू कैन से एक आपस में एक पार्टनरशिप ऑफ सॉर्ट्स है कि विदाउट दीज ऑल pieces being in play, the digital world can't work. So if, for example, we are saying that the digital world is going to grow at 2.5 times faster, then by default, I would imagine that the ecosystem will also grow, maybe not at 2.5 times faster, but again, some level of pace. So as a nation level, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आ जाती हैं. अगर ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए फॉर द फ्यूचर और एनी नेशन, और हम एज बिजनेस पीपल बैठे हुए हम चॉइसेस बना रहे हैं, हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट द पॉलिसी मेकर्स एंड द स्ट्रैटेजिस्ट्स एट अ नेशनल लेवल इज़ देयर जॉब. To make decisions where to point the country, which direction, so that you get the best value, not for now only, but also for the future.
तो मैं टिपिकली 3 हॉराइजन्स में चीज़ों को देखता हूँ, आज, नाउ, नेक्स्ट क्या है और बियॉन्ड क्या है. एंड दिस इज़ समथिंग एज अ फ्यूचरिस्ट यू वांट टू बी ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक अबाउट, नॉट जस्ट आज क्या हो रही है बट फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ताकि आप दोनों और तीनों एरियाज़ में अपने आप को प्ले करा सको. तो ये अब अगर हम अलाइनमेंट करते हैं, हम चॉइस करते हैं कि हमने ग्रो करना है एज अ नेशन एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल एंड वी पिक द डिजिटल इकोनॉमी एज द टारगेट टू गो आफ्टर. इसके अंदर एक और एलिमेंट है इकोसिस्टम के अंदर विच इज़ योर आईटी कंपनीज, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्ट ने बनना है, उसने ऑपरेट होना है. So that's where you then have the plug-in of the technology companies or the IT companies who are pure building, helping others build. Typically YouTube या इस type की businesses के अपना जो है ना वो होता है बहुत capability to design the product, to manage the product, to grow the product. User acquisition side पर भी उनकी capabilities होती हैं, data analytics वगैरह ये सब कुछ कर रहे होते हैं, the behavioral insights देख रहे होते हैं कि to understand how people are behaving and what new things to do to drive more usage of the product, etc. But they also have their own tech stack and their own IT departments as well, but not they cannot function just on that, so they outsource a lot as well. You know, हम जो अक्सर सुनते हैं कि US companies ने फलां चीज़ पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दिया और अदर नेशंस को भी, तो they are owning the product side of it, which is where most of the value sits. And we are getting a little bit of that. So मेरा perspective ये है कि as a nation, if we really want to pivot out of something I called the labor arbitrage model that we've been sitting in and stuck in actually as a syndrome for the last 70 plus years, we need to shift towards from selling labor, selling time of people, to actually becoming innovators, creating the future YouTube concepts. Imagine, मैं अब एक नंबर दे के इसको रैप अप कर देता हूँ, because I feel I've been talking for some time now on the same subject. नहीं, but I can put on one page maybe 10 companies that will equal to their revenue collectively will equal to Pakistan's GDP. Oh, yeah. And if I just take one of those companies, YouTube alone has a $50 billion revenue, probably more now, because ये थोड़ा सा मेरा dated number है. Their market cap is around about $455 billion. So imagine if we had produced YouTube. Yeah. The question है ना. मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था आपकी तरफ, because you know हमारी statistics जो कहती हैं we are happy, we are celebrating kind of $2.5 billion FDI in terms of IT tech, but जो हमसे छोटे मुल्क भी हैं, they are making more IT exports and revenues in terms of the technology sector. हम लोग ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैं, और इसके अंदर जब हम स्टाफ ऑगमेंटेशन भी करते हैं या ह्यूमन कैपिटल को एंगेज करते हैं, अगेन वो बहुत ही एडहॉकिज्म पे है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा तो हम करेंगे, एंड देन ये चीज़ें. बट इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है. दो सेक्टर्स हैं, एक तो हमारा जो फ्रीलांसर है, वी आर द थर्ड, समटाइम्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि हमारा जो यंगस्टर है वो काम कर रहा है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स, और उसमें भी अगेन हमारे पास डिपेंडेंसी है. सेकंड, जो हमारे आईटी एंड टेक कंपनीज़ हैं वो भी उन अपने उसके ऊपर ही काम करें. अब थोड़ा सा कुछ टाइम हुआ है कि जो अगेन जो मैं कह रहा था गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आई हैं, तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों ने उनकी हैंड होल्डिंग स्टार्ट की है, एंड आई एम सीइंग कि एक स्लेड के नाम से भी ये कोई एक आया है, उसमें काम हो रहा है. सो हमें शिफ्ट कैसे करना है? आई थिंक हमें इंडस्ट्री शिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे एज यू राइटली सेड कि अगर हमें एज अ डिजिटल नेशन के तौर पे अपनी इट्स मोर लाइक आई थिंक माइंडसेट होता है जिसको हम कहेंगे, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी जाना है. हमें नॉट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, बट आई थिंक बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे भी हम बहुत डिपेंडेंट हैं. छोटे छोटे एआई टूल्स, अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट अगेन वी आर एन अडैप्टिव कंट्री. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग समथिंग, टैलेंट है हमारे पास. हम यही आईटी कंपनीज हैं जो बाहर की उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट क्या वो रीज़न है कि हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे? देखिए, लेट्स अनपैक दिस. स्टार्ट विद कि क्या नहीं हो रहा.
क्या नहीं हो रहा इज़ दैट वी आर नॉट ए फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड नेशन. फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड मीनिंग कि मैंने ये इमेजिन किया और इनोवेट कर दिया और क्रिएट कर दिया. लाइक किसी ने फेसबुक किया, किसी ने यूट्यूब किया, किसी ने स्पॉटिफाई किया, किसी ने कुछ और किया. तो हम अनफॉर्चुनेटली, I'm not saying that these don't exist. I'm sure they do, or I come across some of them as well. But by and large, we are what I call a secondary innovative market. Meaning, किसी ने कर लिया कहीं पर, Uber बना किसी ने. हाँ, तो आपके पास केस स्टडी आ गई. हमने कहा ओ देखो कितना ज़बरदस्त वहाँ पर जो है ना वो चल रहा है, इसको हम भी करते हैं. यू नो, तो एक तो ये है कि मेजॉरिटी टाइम हमारे जितने भी स्टार्टअप्स जो फोकस्ड मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर हार्डली कोई नज़र आता है कि ये एक इनोवेटिव आइडिया. यस, उसमें कुछ ट्विस्ट हम लेके आते हैं, कुछ चीज़ें लेके आते हैं, बट इट्स डन समवेयर बिफोर. तो एक तो ये. दूसरा ये, हम स्टार्ट करते हैं बाय थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर द पाकिस्तान मार्केट. अग्री. उसके पीछे सर एक और रीज़न भी है ना. सो हमारा सबसे, सॉरी यहीं से ही कंटिन्यू कीजिएगा सर, हम ग्लोबल पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड ही नहीं है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सॉरी, बहुत ऐसा कि डेफिनेटली देयर आर हर्डल्स एंड वी विल कम टू दैट एज वेल. बट हम नहीं स्टार्ट करते इस चीज़ से. यू नो, हम ये स्टार्ट करना कि हमने बनानी पाकिस्तान मार्केट के लिए. अब पाकिस्तान मार्केट जो है वो टीयर 3 में आती है. जब हम देखते हैं यूज़र एक्विजिशन की अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा होता है तो टीयर 1 में हमने जाना आफ्टर टीयर 1 कंट्रीज़, बिकॉज वहाँ पर वैल्यू प्रोपोजिशन डिफरेंट है. टीयर 2 कंट्रीज़ में ऑब्वियसली वैल्यू प्रोपोजिशन डिफरेंट है. तो हम टीयर 3 में बैठते हैं. इसका मतलब क्या है कि हम लोएस्ट पेमेंट करने वाली कंपनी है. इवन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज इतना हमारा जो है वो लो आरपू है. यू नो, वन ऑफ द लोएस्ट आरपूस इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट दी लोएस्ट आरपूस इन द वर्ल्ड. तो ये जब हम इस माइंडसेट से बनाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो उसमें से बहुत सी फेलियर्स होती हैं. बिकॉज पाकिस्तान मार्केट में एक तो ये टीयर 3 मार्केट है, तो इसमें वो कैपेसिटी नहीं है अब्जॉर्ब करने के लिए और पे करने के लिए कि एक स्टार्टअप से सर्वाइव हो जाए. तो इफ़ वी वर्स टू रिवर्स दैट थिंकिंग एंड से हमने बनानी है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हम स्टार्ट करेंगे यार ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कहाँ है, हम फिर भी बनाएं पाकिस्तान के लिए, बट पाकिस्तान को हम टेस्ट केस बनाएं कि हम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी सारी जो चीज़ें के काम करने, हाउ इज़ इट वर्किंग, इज़ इट इंजीनियरिंग वेल, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है और मार्केट प्रोडक्ट फिट बन रहा है, ये करने के लिए हम पाकिस्तान को टेस्ट केस करें. दैट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर लिया कि ये अब चल रहा है प्रोडक्ट, आप जल्दी से जो है ना स्केल कर सकते हो, बिकॉज देर इज़ अ डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट प्रोडक्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. एंड स्पेशली टीयर 3 कंट्रीज़ में जब टीयर 1 कंट्रीज़ में आप जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू आप लेंगे उससे मच हायर है. ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ हायर एज वेल, बट द अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप इज़ क्वाइट हाई एज वेल. तो इमेजिन करें कि हमने एक बिज़नेस लॉन्च कर दिया, आपने और मैंने, जो कि प्रोप्राइटरी है, इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड. हमने एक लेट्स से ऐप लॉन्च कर दिया और वो इवन लेट्स से वो एक सिंगल फीचर बेस्ड ऐप है. वो ऐसी कोई पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है दुनिया में, जिस पेन पॉइंट की जो है ना वो सबको जो है ना उसकी ज़रूरत है, उसका कोई सोल्यूशन. एंड इमेजिन हम जो है ना ईयर 1 में 100,000 कस्टमर्स ले आते हैं और लेट्स से हमारा सिर्फ जो उसका चार्ज है इज़ $1. व्हाट डज दैट मीन? यू हैव नाउ अ रेवेन्यू ऑफ $100,000. नाउ इसको आप एक्सट्रैपुलेट कर दें और क्या कि हम बहुत लकी हो जाते हैं, तो हम दूसरे साल में जो है ना हम एकदम से हम एक्सेलरेट करते हैं और वी गेट टू 10 million यूज़र बेस and they're paying $1 still a year. We now have a $10 million company. Wow. Let's assume that we are somehow so lucky we become a billion user based company. And now we have $1 basically still charging per year for that service. That's a $1 billion revenue for the company. Top line revenue. मैं market cap की बात नहीं कर रहा. सही है.
उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जो हम प्रॉब्ली जब पहुंचेंगे 10 मिलियन पर तो उसका प्रॉब्ली यूनिकॉर्न बन जाएगा वो। सो माइंड सेट बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा। अच्छा, माइंड सेट में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो आई रोट एन आर्टिकल अबाउट दिस some weeks back, why is it that developing nations are not pivoting out of this always being a developing nation? तो थोड़ी मैंने साइंस को देखते हुए, सोशियोलॉजी को और बिहेवियरल साइंस को लेते हुए उसको साइंटिफिक तरीके से मैंने देखने की कोशिश की, और उसमें एक फिनोमेना बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे मिला जो मेरे ज़हन में ये बहुत देर से था कि यार ये मुझे लगता है कि रीज़न फॉर वाई पीपल आर नॉट इनोवेटिंग, जब फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने बात की थी ना, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो हमने फैक्ट बयान किया ना कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा हमें समझना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर वाई वी आर नॉट बीइंग फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड नेशन, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। एंड दैट वॉज वट आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व फॉर, एंड मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो फिर उसके बेस पर आई रोट दिस आर्टिकल। फिनोमेना ये है कि साइकोलॉजिकली, आई मीन बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंटिफिकली बैक्ड है कि नेशंस दैट आर टेलिंग नेशंस, मीनिंग हम किसी को कह रहे होते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, माइक्रो मैनेजमेंट एंड टेलिंग actually triggers off something called, if I remember correctly, the phenomena, it's helplessness. अच्छा, interesting. Okay. Basically, what it does is or earned helplessness or something like that. It shuts down that part of the brain that is the critical thinker and the innovator, and comes up with new ideas, because the individuals don't see value in their ideas and their concepts, because every time they want to do something new or innovative, someone tells them nahi aise nahi karna, aise karo. So we don't realize how we then push down our capability as a nation. Now I may be wrong, ये एक hypothesis है based on some scientific research and needs to be studied further, लेकिन उसमें जो मुझे नज़र आया वो ये रूट कोज भी है, not the only one. So if for example, especially organizations में, तो मैं first hand देख चुका हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी recently I was looking through my old papers and stuff, and you know I started my career in the UK civil service, and this is back in the 80s जब मैंने शुरू किया था, तो उनका एक प्रोग्राम था to reward and recognize innovative thinking. Oh, very nice. So they launched something called, you know, like आपके पास अगर कोई idea है about improving something, कोई process है या कोई चीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है, wacky भी idea है, if you have an idea, you please suggest that idea. So I found these letters that I had. One, I think there were 3 letters, and I got, for the first one, the idea wasn't taken forward. None of them were taken forward. For each one, I think I either got a £10 appreciation for it, or a £25 appreciation, something like that, 20-30 pounds, ये वो. मैं जब अब सोचता हूँ ना, connecting back to my life, if at that time they had said to me, go away, bad idea, ये क्या तुमने बेवकूफ़ी की है, ये क्या स्टुपिडिटी है, ये तो ये वो जो भी है, जो कि हम देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही। I don't think I would have continued to think always about creating new ideas or thinking of new ideas, because I got that appreciation. Even though my idea was not taken forward, they recognized and they rewarded me for what? They rewarded me for the behavior. Very nice. For the action, कि आपने ट्रबल किया हमारा सोचने का और हमें एक आइडिया देने का, जिससे शायद हम अगर बेहतर हो सकते थे।
regardless of whether that idea was taken forward or not. So these are cultural elements which over a period of time become part of nations. अगर ये phenomena नहीं होता तो शायद मैं उस वक्त उसके बाद एक different direction में चलता. And I remember how many times I've given ideas. I was always open to giving ideas without fear of anyone is going to say तुम तो पागल हो या stupid हो, ये क्या बात तुमने कर दी. हमेशा स्टूपिड आइडिया ही काम आता है वैसे. exactly. जो हमने देखा है. सो या मैं अग्री करता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे. एंड आई थिंक एक और एरिया भी मैंने देखा, स्पेशली मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान में, कि हमारा जो इंडस्ट्रियल गैप है ना, स्पेशली दी एकेडेमिया. अच्छा, एक उसमें मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ इंडस्ट्री का फॉल्ट नहीं है, बिकॉज यू नो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ टाइम कि इंडस्ट्री खुद भी चाह रही होती है कि वो एकेडेमी एक साथ काम करे, बट सम हाउ एकेडेमिया भी बहुत हद तक जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ है, बिकॉज यू नो उनको स्टूडेंट्स को रिटेन करना है, एंड देन दी फैकल्टीज़ एंड यू नो ऑल दी स्टफ. फिर उन्होंने अपने को और एक डिपार्टमेंट्स भी वगैरह बनाए होते हैं. बट आई थिंक व्हाट लैक्स इज़ अ कमर्शियल माइंडसेट एंड द इनोवेटिव माइंडसेट, और वो हमने काफ़ी बड़ा एक गैप देखा है. एंड अगेन आई थिंक जो अप्रिसिएशन होती है अगर आपको अर्ली स्टेज में ही मिल जाए, तो आई थिंक देयर आर टन्स ऑफ आइडियाज़ जो कि हमारे 100% इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं. आप जब एक लेट्स से आप एक फाउंडर हैं और यू ट्राइंग टू फाउंड समथिंग, यू हैव एन इंटरेस्ट. अच्छा, टिपिकली फाउंडर्स जो है ना, आप उनके साथ बैठते हैं तो आपको क्या नज़र आता है एज अ स्टैंडर्ड चीज़ यहाँ और बाहर? आपका तो एक्सपीरियंस भी रह चुका है. मेरा ये स्टैंडर्ड मैं अपनी दे रहा हूँ, ऑब्वियसली फॉर माई लिमिटेड जो भी सिटिंग्स हुई हैं यहाँ के फाउंडर्स के साथ और फाउंडर्स इन यूरोप एंड यूएस एक्सेट्रा. द डिफरेंस आई फाउंड वाज दैट इन मोस्ट केसेस founders that I found in USA, Europe, etc., are passionate about solving a problem. उनको एक पैशन होता है कि यार ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मेकिंग मनी फ्रॉम दैट इज इन अ लॉट ऑफ केसेस सेकेंडरी. वैसे भी बाय प्रोडक्ट है. सही है. बट दैट यू नो दे आर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. And their passion is what drives them and takes them forward. आप Zuckerberg को ले लें कि in terms of Facebook, was he starting a business or was he trying to solve a problem that he was facing and others were facing? It so happened to become a successful organization or product, but the starting was never looking at गया मैंने पैसे बनाने. Agree. यहाँ पर जब मैं फाउंडर्स के पास बैठता हूँ तो आई वुडंट से कि ये 100% ऐसा है, बट मेजॉरिटी ऑफ फाउंडर्स आर लुकिंग टू मेक मनी. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो है मैंने उस लेवल का पैशन नहीं देखा कि मैंने दुनिया में जो है ना कुछ चेंज कर देना, बेहतर कर देना है. एंड देयर फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ क्वाइट वीक. वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है, पहला तो सवाल ये है ना. दूसरा सवाल ये है कि इज़ इट बिग इनफ, जो स्केल हो सके, जो स्केल हो सके, यू नो, और इज़ इट वेरी माइक्रो, सो देयरफॉर इट विल नेवर बिकम अ सक्सेस फॉर यू एंड मे बी यू सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम. एंड थर्ड, इज़ इट कमर्शली वायबल? आर पीपल इवन विलिंग टू पे फॉर इट? ठीक है, आप स्केल कर सकते हो, बहुत से डिजिटल स्टार्टअप स्केल कर जाती हैं 100,000 200,000, बट दे आर नेवर able to break the barrier of becoming a commercially viable entity. Yeah. तो मेरा एक पर्सनल कह लें mantra भी है और इंटरेस्ट भी है. आई वुड लव टू सी मोर startups that are social enterprises that are solving real world problems, but that are commercially viable so they can sustain. मैं commercially viable इसलिए कहता हूँ because if they just are able to solve the problem and they cannot continue, sustain themselves, then after a year, 2 years, लाइफ बहुत शॉर्ट है उसकी, वो खत्म हो बंद कर जाएगा. देंगे. Unless you are someone who has done an amazing exit in Silicon Valley or somewhere, और आपने जो है ना वो $1 billion बना लिया है या whatever, $500 million or $200 million, and for you, you know, giving back in that way is okay. But if you are a founder who is trying to solve a problem for the first time,
So जो आप कह रहे हो ना in terms of academic and industry connectivity, I remember back in the late 90s, in the UK we were trying to put that ecosystem in place because हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि यूके में एसएमई हमारा सेक्टर क्यों वीक है. And we did a complete study to understand why that was the case, and we were trying to solve that. And one of the ways we were trying to solve it is by getting connection between industry and academia where new knowledge is created. So especially उस वक्त हम bio tech and advanced engineering के ऊपर, और it was the time when the .com era was starting, तो हमने एक कॉरिडोर बनाया, उसमें कनेक्ट किया यूनिवर्सिटीज़ को विद इंडस्ट्री एक्सेट्रा, एंड वी वर ट्राइंग टू से कि जहाँ पर ये सारे फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं इसको कैसे हम यहाँ से स्केल करें rather than they just become pet projects for a degree or something like that. So there is definitely a very important role to play, but industry needs to also be thinking about coming to academia with challenges that are already commercially viable, challenges that need to be solved for, and they need that bridge between the problem that has a commercial viability and the academia and students who have the appetite and energy to try and solve this, and hopefully the spark happens and these convert into successful startups. अच्छा सर, आपने जैसे हम सब डिफरेंट स्पीचेस में और डिफरेंट जगहों पे हम ये बताते रहते हैं कि इट्स पाकिस्तान की जो यूथ है 60 to 65%, और हम इसको बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं. मेरा पहला सवाल है कि इस यूथ ने, इस बहुत बड़ी परसेंटेज ने अब शिफ्ट होना है गोइंग टुवर्ड्स अ मिड एज साइज़, और इनके लिए हमने क्या कुछ प्रिपेयर किया है कि अब ईदर दे आर गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री या ये एक लाइबिलिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज जैसे ही इस तरफ जाएंगे एंड देन फिर हमारी वैसे भी पॉपुलेशन में हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं. सो एक तो मेरा ये है कि इज़ इट समथिंग जिसको अभी हमें रिटेन कैसे करना है. सेकेंडली, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है इसको हम डिजिटल कैपिटल की तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. सो दीज आर माई two questions. The first question is a challenge for every nation, not just Pakistan. Many nations, other than a few, अगर आप जापान का एग्जांपल लेंगे, it's a opposite scenario over there because they have an aging population. But generally, we see by and large most countries having the same challenge, that most of their population going forward is going to be the Gen Z and Gen Alpha. Right. और उनका जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका सोचने का जो तरीका है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी नेशन से, वो कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं, ये बहुत डिफरेंट है. एंड वी आर पेरेंट्स, एनीवन हु इज़ पेरेंट्स ऑफ जेन अल्फा एंड जेन जी विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ऐसे ही. एंड बट ये फिनोमेना कोई नया नहीं है. I feel that every generation, even when I look back to when I was a age bracket in the Gen Alpha or Gen Z, there was a distance between my parents' thinking or my grandparents' thinking and my thinking, because it's very natural phenomena. तो जिस environment आप grow up करते हो, जिन चीज़ों के साथ आप by default grow up करते हो, that becomes like first hand for you. If you grew up in the era when you were just reading books, then that is first hand for you, and it's very difficult to explain why we should not have printed books and we should go towards total digital version of it. उनके लिए अभी भी वो एक challenge है. When I talk to my mom, for example, वो phenomena is a challenge for her. I mean, she's herself an author as well. माशाल्लाह. तो लेकिन हमें as a nation जो है, या any nation for that matter, this first starting point is to understand. इसमें शायद हमारी थोड़ी सी weakness होती है, not just in nations and governments, but also even organizations. How many organizations do an audit to understand which generations they have in their workforce? And trying to understand that based on the different requirements of the
workforce, the different generations? Do they create policies that are created by the generation who is running the company Okay. versus creating policies that is needed by the majority? So human centered design approach जो है, जो हम सुनते हैं, उसका concept ही है कि you try to understand from an outside in perspective, not inside out perspective. So my starting point would be to understand, and this is my advice used to be when I was working as an advisor and a consultant, I would say start with understanding the mix of your population. Once you understand the mix of your population, you can then be able to build policies and strategies that are for the majority. Because अगर आपकी majority जो है, जैसे Japan's case is people above the age of I think 70, building a strategy for Gen Z or Gen Alpha makes no sense. Your bulk strategy has to be about that your biggest population side. As an organization as well, if I have a customer base which is purely Gen Z, and I build my strategies and policies and my product that actually is a fit for the millennials, what do you think is going to happen? तो हमें थोड़ा सा पॉलिसी साइड पर भी, नेशनल स्ट्रैटेजी साइड पर भी ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, और हम रखते भी हैं कि हम किसके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, किसके लिए हम स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, एंड स्पेशली जो नेक्स्ट 10 years में हमारी पॉपुलेशन की मिक्स क्या होगी, उस वक्त दुनिया में किस चीज़ की डिमांड होगी, एंड हाउ टू मेक एन अलाइनमेंट बिटवीन द पॉपुलेशन दैट इज़ ग्रोइंग अप एंड कमिंग इनटू द वर्क फोर्स एंड द डिमांड इन द फ्यूचर कहाँ पर है. तो वो जो हम अर्ली भी बात कर रहे थे ना, पॉइंटिंग देम इनटू दैट डायरेक्शन. So this would be my kind of take on for answering both of your questions in a way, I think, from that perspective. बिल्कुल. तो वैसे आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे फॉर ये जो हमारी वर्क फोर्स है एंड देन द न्यू जनरेशन, इनको इन टर्म्स ऑफ क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि यार इनको क्या करना चाहिए? So I would say that one, that they must become an AI native workforce. If you have come out of the system and you're now looking for jobs, and you still have the opportunity to look at reframing yourself and think about how you can leverage all the capabilities that are around you that help you do your job better and faster. So that is one thing I would say. We should be, I would put it as being AI literate. You know, it should be back of the hand kind of thing कि हम by default हमें पता है कि AI कैसे. So वैसे AI threat है हमारे लिए या नहीं? AI is a threat and an opportunity at the same time for every nation. Pakistan is no exception. क्योंकि आप logically सोचें ना इसके बारे में कि एक business है, US में है, और वो आज तक जो है वो आउटसोर्स कर रहा था पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अदर नेशंस को, टू फॉर द बैक ऑफिस फंक्शन जैसे, और इट वाज बीइंग आउटसोर्सिंग द डेवलपमेंट वर्क. वो क्यों कर रहा था? वो इस मोहब्बत में इतनी कर रहा था कि मैंने जो है ना वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉस्ट कम पड़ रही थी. उनके लिए एक प्रैक्टिकल कमर्शियल डिसीजन है कि मुझे अपना जो है ना वो बॉटम लाइन को बेहतर करना है. उसके दो ही तरीके हैं, मैं रेवेन्यू ज़्यादा करूं, कॉस्ट को कम करूं, और जनरली मोस्ट कंपनीज आर ट्राइंग टू डू द सेम, बोथ रेवेन्यू भी ज़्यादा करूं और कॉस्ट भी कम करूं. सो तो वो समय हमारे लिए आ रहे थे. आज उनको ऑप्शंस मिल रही हैं कि बैठे बैठाए जहाँ पर वो हैं, वो किसी AI टूल को यूज़ करते हुए, या दे कैन क्रिएट अ होल स्ट्रक्चर अराउंड यूजिंग AI टू डू ऑल ऑफ दैट वर्क फॉर देम. एक जूनियर रिसोर्स के थ्रू भी वो Right. So why would you want to do that? Now, I do see a bigger challenge for people who are coming first time into the market versus those that are seasoned. Because seasoned का ये फ़ायदा है कि उनको पता है what does good look like. Oh. You know, they know what does a great product look like, a good engineered product look like. So even if you're using a AI tool to do the whole coding for you, you can still be there as the human in the loop to assess and make sure that it is being engineered to that quality, that standard.
Whereas someone who doesn't know what good looks like, वो तो समझेगा ना जो भी बना दिया उसने वो ठीक है. वो बाद में आपको फिर प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि वो क्या होती हैं उसके साथ. तो this is the direction I would say is do really equip yourself with understanding what this is all about and see how you can embrace and leverage it versus fear from it. Fear करेंगे तो हम डिस्ट्रप्ट हो जाएंगे. दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि ये हमारे लिए डिस्ट्रप्शन है कि नहीं है. आई डेफिनेटली बिलीव दैट फॉर ऑल नेशंस who are heavily dependent on exporting development work and BPO work are under threat because of the fact that now there are much more advanced capabilities available through AI tools that can be leveraged. तो ये एक सेंस है. नाउ द वन थिंग आई वुड से कि डोंट जंप ऑन दिस बैंड वैगन ऑफ सेइंग कि यार AI एक जैसे ना हम एक फिनोमेना होता है कि हम देखते हैं कि AI जो है वी लुक एट इट एज एन हैमर दैट इज लुकिंग फॉर अ नेल टू जस्ट हैमर. सही है. उससे प्रॉब्लम क्या आती है, आप सोचते हो कि AI ही सब कुछ है. And for me personally, I always say this to even startups and founders, I don't see as such a concept called an AI business. There is a business that is solving a problem, delivering a service, leveraging today AI. कल को क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा. When we hook ourselves so much into AI, we are forgetting that we are here to solve a problem. I'm a healthcare company. I solve healthcare problems. I help you get better healthcare services. It so happens that I'm using AI to do that. That's the mindset we need to have. Not कि मैं एक AI business मैंने एक AI की चीज़ बना देनी है. No. हाँ, अब हमें थोड़ा सा वो एक आई थिंक उसको क्या कहना चाहिए कि हमने AI को कहीं ना कहीं कुछ करना है, घुसाना है बस. हाँ. So एक बड़ा अच्छा एक फाउंडर है ओरी वेज के नाम से एक प्रोडक्ट है ना. इन ही क्रिएटेड एन अमेजिंग एंड ही हैज़ अ सेइंग दैट फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन. And it's so simple, but it's so powerful because it says that you are not here to produce solutions and drive solutions. You're here to solve problems. बिल्कुल सही बात है. आई थिंक ये वही अगेन आई थिंक माइंडसेट वाली बात है. फॉर मी मुझे लगता है कि इनेबलमेंट ठीक है, समझ आती है. AI को आप इंगेज करें. आई थिंक वो जगह है जहाँ पे आपके प्रोसेसेस में पूरा दिन लग जाता था या 2 दिन या हफ्ता लग जाता था, उस प्रोसेसेस को AI जो है वो ज़्यादा क्विकर वे में कर देता है ज़्यादा. बट अभी तक उसकी एफिशिएंसी क्वेश्चन मार्क है. बट आई थिंक जितना उसको आप इनेबल करें, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने मैंडेटरी कर देना है कि जी AI ही आपका सेलिंग पॉइंट है. देखिए माइंडसेट अगेन की बात है कि आपका ड्राइव क्या है. एक ज़माने में एक चीज़ होती थी जिसको हम कहते थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है, काइजन से आया था जापान से कि दे हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन एंड दे वर लुकिंग एट ऑलवेज कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग. I still believe that is the approach we should be taking. When we say कि यार हम एक AI का डिपार्टमेंट बना रहे हैं, हम फलान डिपार्टमेंट बना रहे हैं, फिर हम डिजिटल का डिपार्टमेंट बना रहे हैं, हम and we keep on doing this. The only department we should have had and continuously have, because वो जो problems citizens के हैं या needs citizens के हैं या जो challenges and problems governors के हैं, I can tell you have not changed since I started working in the UK government in 1988. Agree. They still remain the same. And why do they remain the same is because we keep on jumping onto a bandwagon which is very sexy and easy to explain. ISO 9000 है, flan है, versus it being core part of your business that I want to continuously improve. ये तो बहुत बड़ा when you take the mindset of continuous improvement, today AI is that continuous improvement tool, tomorrow it will be something else. तो आप वो ये डिपार्टमेंट्स बनाने के बजाय कोर बिजनेस को ड्राइव करने दें और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें और उसकी कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना. हाउ डू आई कंटिन्यूसली सीकिंग फॉर इनोवेटिंग टू डू द बेटर. देखें मैं इसलिए बार बार री-इमेजिनिंग की बात करता हूँ बिकॉज री-इमेजिनिंग फोर्सेस यू टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम.
And the example I give in my book as well, from a nation perspective, is very simple. One example, which is a passport. Everyone that I know in the world is looking to solve the passport issue by saying, how can I make the application process easier, simpler, faster for you as a citizen? How can I make the processing process easier, simple, automated, what have you, using AI there, etc.? And how do I make the product itself tamper-proof and fraud-proof, etc., and readable so you can read the product? Great. I'm also seeing nations moving towards proactive मॉडल्स कि आपको जो है ना वो खुद से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको रीच आउट करें कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर करना है, प्लीज़ would you like to kick off the process, swipe right yes and continue the process, do your verifications and job done. Or predictive की तरफ जा रहे हैं कि how your passport is not expiring for maybe 2 years, but you have been doing so much travel that you may have run out of pages. So the government, being so caring and understanding, is reaching out to you and saying, you know what, I know your passport is not expiring for 2 years, but you've been doing so much travel, maybe you run out of pages, would you like me to, trigger off the process for you? Amazing. ये चीज़ें हो जाएं तो हम वैसे ही जो है ना खुश होकर बैठ जाएंगे, ज़बरदस्त. But we're still solving the wrong problem. Reimagining का क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं by asking the question, why does a passport exist in the first place? क्या बात है. It exists to enable travel. So if it's there to enable travel, how can I enable travel in the digital age that I'm living in today? You and I have become the passport. Facial recognition, biometrics is enabling that to happen. And because passport का job recognize करना है. और सारी open APIs हैं. Right? Now the problem to solve for is not building a better application process or better processing of the application. It is to change the business model. ये इनोवेशन चाहिए. बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है कि बिटवीन नेशंस देयर नीड्स टू बी कोलैबोरेशंस इन प्लेस टू एनेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा इन अ सिक्योर वे सो दैट योर डेटा इज प्रोटेक्टेड. बट व्हेन यू रीच द बॉर्डर ऑफ, लेट्स से यू आर गोइंग टू दुबई, जैसे हम अर्लियर बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, then they recognize you कि ये आ रहे हैं और इनके पास वीज़ा है because it's linked to it. They should be allowed to go in. Those who are not shouldn't be. आज भी अगर आप दुबई जाते हो, ई गेट्स आप यूज़ करते हो, आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद पहले तो पासपोर्ट आप डालते थे, आज तो वो फेशियल पर आ गया है, एंड इवेंचुअली वो एक्चुअली टनल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. यू जस्ट वॉक थ्रू, राइट, एंड इवेंचुअली वेयर आई एम सीइंग this happen is going to be, there will be no visual border crossing. It will be just cameras are facially recognizing you and letting you go. Someone will come and tap on your shoulder, excuse me, जरा side पर आ जाए, you know. तो वो barrier भी हट जाएगा क्योंकि वो भी एक friction है. It doesn't feel good to be stopped. You know, humans want to flow. So ये mindset अगर हम change करें, अब इसको आप apply करें इसी concept को, almost most of things we get from our government or even from a business. Birth certificate क्यों चाहिए आपको physical form में या digital form? डोमिसाइल क्यों चाहिए आपको? डोमिसाइल क्यों चाहिए आपको? So जो पर्पस है ना, अगर हम उसके पास पहुंच के इसको नहीं करेंगे तो हम गलत चीज़ों को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करेंगे. और मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त कंसर्न है, we are not a nation who has abundance of money to spend. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि we will spend money using AI hammer to create AI stuff without really asking this question in the first place, why does this exist? और इसको हम कैसे इस दुनिया में, आज की दुनिया में वही काम करें. मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करो, डोमिसाइल का जो काम है वो करें, लेकिन ये प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन डू इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और भी करूँगा. देखें, व्हाट यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली मेक सेंस. हमारा जो इन्वायरमेंट है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का, एज यू सेड, बैंड वैगन, आई थिंक हमने काफ़ी बैंड वैगन्स लूज़ किए हैं, वो गई, और अब आई थिंक हमें लगता है कि ये दिस इज़ द बैंड वैगन विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ, और हमें बैठ जाना चाहिए किसी न किसी तरह. बट अगेन हमारे दो बहुत बड़े शिफ्ट्स हैं. एक तरफ ये है कि हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोसेसेस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस और ये चीज़ें जो हैं हमारी स्मूथन हो जाएं, बट के दूसरी तरफ हमारे बहुत माइक्रो चीज़ें जो हैं वो अभी तक हम स्टोन एज
में रह रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी भी हमने ये विटनेस किया कि इफ़ समबडी इज़ गोइंग फॉर एन शनाख्ती कार्ड NIC के लिए, तो अभी भी जो है वो 17 ग्रेड की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। आई थिंक मे बी 21 ग्रेड के ऑफिसर की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। मैं समझता हूँ ये अभी भी स्टोन एज का प्रोसेस है, बिकॉज जिससे हम करवाने जा रहे हैं वो हमें जानता तक नहीं है। एंड अगेन द सेकंड थिंग इज़ जी वो यूटिलिटी बिल आप साथ में दे दें। हमारे अभी भी आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम स्टोन एज में रह रहे हैं, बट दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी हमें अपनी पैराडाइम शिफ्ट करनी है एंड देन इंडस्ट्री को। सो ये जो हमारा एक पहिया जो है वो 20 की स्पीड से चल रहा है और एक पहिया जो हमारा 120 की स्पीड से चल रहा है, तो अगेन गाड़ी एक ही तरफ गोल गोल घूमे जा रही है। हमें ओवरऑल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, आई थिंक फ्रॉम द ग्रास रूट ग्राउंड रियलिटी। आई थिंक जो आपका एक विज़न है बिल्डिंग बिकमिंग अ डिजिटल नेशन, मुझे आज बहुत, अब थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन भी किया। एंड आई थिंक आई विल बी द वन हु विल बी एडवोकेटिंग फॉर दिस कॉज एज वेल, और मैं इसको डेफिनेटली मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। बट अगेन मुझे लगता है कि अभी भी ना हमें बहुत सारी प्रोसेसेस को कर, ये ऐसा ही है जैसे आपके पाँव में चोट लगी हुई है बट आप अपने फेस को बड़ा कॉस्मेटिक रख रहे हैं कि नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सो ये प्लीज़। Yeah, no, you're right, and not just a Pakistan phenomena. To be honest, agree, ये agree. मैंने I've worked in many countries, and the same challenge exists, and most are looking at digitizing existing services versus really looking at transformation or reimagination, जिसे मैं कहता हूँ. A phenomena I write about in the book is my vision. ये अगर नॉर्थ स्टार हम लेके चलें तो जो आप बात कर रहे हो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, एंड इट्स डूएबल, ये नहीं कि डूएबल नहीं है. माई वर्ल्ड और माई एम्बिशन फॉर अस एज अ नेशन इज़ वी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू डू सर्टन थिंग्स इन गवर्नमेंट दैट नोबडी एल्स इज डन, एंड वी पुट आवरसेल्फ ऑन द मैप एज इनोवेटर्स. इसलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ, एंड आई वॉन्ट अस टू look at our transformation in government through the first principles lens, our transformation in sectors through the first principles lens. उसका बेनिफिट ये होगा कि जब दुनिया हमें देखनी शुरू करेगी कि ये लोग इनोवेट कर सकते हैं, एंड स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जो इतना जनरली डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई कर जा रहे हैं और वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो दुनिया में किसी ने क्रिएट नहीं की. It will put us on the map of the world, and it will also help to pivot us out of this low-cost syndrome that we're stuck in, because everyone looks at Pakistan as the low-cost destination, not as the innovation destination. We are there कि हम cheap labor हैं, वो हम in the एग्रीकल्चर स्टेज में भी थे जब कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था, हम टेक्सटाइल्स में भी थे, हम निटवेयर में भी थे, हम IT के दौर में भी थे और आज भी है. और मेरा फंडामेंटल कह लो फियर ये है कि हम शायद AI के दौर में भी ये बन जाए कि हम द चीप प्रोड्यूसर ऑफ AI स्टफ एज वर्सेस द इनोवेटर्स. सो एक फिनोमेना जो मैं अलूड कर रहा था जिसको इज़ वन क्लिक, ज़ीरो फॉर्म्स टू फिल, ज़ीरो डॉक्यूमेंट्स टू गिव, एंड माई जॉब इज़ डन. That is the North Star I would love us to at least achieve for Pakistan, even if it's for one service. और उसके लिए शायद सेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी हमें. नहीं, सेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. इट्स अ डेटा एक्सचेंज. ओके. It's enabling, recognizing that data exists somewhere. सो रिपोजिटरी बना दी जाए. And नहीं, रिपोजिटरी नहीं बनती. अच्छा. डेटा जहाँ पर है. जिसके पास डेटा है उनका अपनी कस्टोडियनशिप है, वो रहे. सिर्फ ये करना है कि वो कनेक्ट होना है एंड ट्रैवल करना है कि व्हेन आई ट्रिगर ऑफ अ सर्विस, इफ इट नीड्स टू नो माई डेट ऑफ बर्थ, देन इट पिंग्स नादरा टू कंफर्म. Or if it needs to actually know how old I am, am I above 18 years or not, it doesn't even send to the the requester my date of birth. It just says ये जो है ना वो over 18 है, job done, right? Now imagine a phenomena that there is a citizen app through which citizens can access
not just government services, but other services as well. It becomes like your operating system as a citizen. And imagine in there that by default, it has a toggle saying that you are eligible to contest elections. Very nice. Imagine करें, या you are eligible to vote, or eligible to vote, or ineligible to contest elections. अब आप सोचें कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक जो इलेक्शन के लिए जा रहा होता है और उसने देनी है डॉक्यूमेंट्स, वो जो फिर दूसरी साइड पर जो स्क्रूटनी सारी होनी है. कंप्लीट कॉस्ट है ये. Exactly. फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू सिक्योरिटी टू ईच. Imagine if we are, so what does this mean? It means we need to stop thinking from the old school of reforms, जैसे हम सालों से करने की कोशिश करें, not just us, other nations, and move towards something I call service blueprinting. क्या बात. So you actually put the humans or the user at the center and you try to solve the problem from that perspective. How do you make life easy for the user? Massive. And how do you make life actually easy for the person on the other side who is the case manager, who is going to receive something and do the scrutiny of it? All of this is possible. अगर हम इसको इस mindset से AI को apply करने की कोशिश करेंगे, we will solve real world problems and not just create a hammer that is looking for a nail. Very nice. And that's the direction I believe we should be going in as a nation. We put ourselves on the map. We create something which is first. No one's done before. आज भी कोई नहीं कर रहा है. हाँ. और क्या possible है? Absolutely possible है. It's just about a will and making it possible. और जो कुछ काम हो भी रहा है ना DPI साइड पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आप देखें नादरा ने आइडेंटिटी ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुई, डिजिटल आइडेंटिटी, वो टेस्ट केस में है. इट विल बी, वंस इट्स फुली टेस्टेड, इट विल बी स्केल्ड अप. इसी तरह जो आपने रास्त को देखा है एज अ पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स का हम ऑलरेडी मुल्क में कर चुके हैं, और अब हम जो है ना डेटा एक्सचेंज लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि इसका नाम वसल है. सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग गोइंग टू बी पुट इन प्लेस, एंड दैट डेटा एक्सचेंज लेयर विल बी द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इट विल enable for data to be exchanged across both private sector and government sector. Why do we do KYC every time? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. By default होना चाहिए ना KYC. हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ा एलिमेंट इज KYC. So imagine we now create a model where KYC is done once, or there is a model of KYC which is centralized. You have your KYC done. और हमारा KYC भी बहुत वल्नरेबल है सर, अभी भी जो करंट हम कर रहे हैं. And you are maintaining that, and whatever data needs to be there for KYC purposes is kept and maintained and is up to date, and whoever needs to verify you is able to verify you, because जो मैं earlier भी बात करता था ना पासपोर्ट की और इन चीज़ों की, अब बर्थ का जो है, बर्थ सर्टिफिकेट का या एजुकेशन सर्टिफिकेट का, actually we should be moving towards verification services. So if anyone wants to verify, they verify. Secure verification, trusted verification, so that it is you can trust that this is a verified credential. So ये कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी. एंड ये जो आपने जितनी भी चीज़ें की है, बात की है, रादर देन जस्ट सेइंग यार ये हम पेपर फॉर्म में कर रहे थे, इसको हमने डिजिटाइज कर दिया. पहले एक जो है ना वो पेपर था, स्टाम्प पेपर, ना वो डिजिटल स्टाम्प पेपर है, जबकि शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी. अभी भी वो पेपर पे ये डिजिटल ई स्टैम्प भी हो. अच्छा सर, आई हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस, बट मैं लास्ट में आपसे एक पूछूंगा, हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? सो विल इट बी द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ डाटा सेंटर्स, क्लाउड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर हम थोड़ा सा दूसरे साइड पे देखें? देखें, टू स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉर्थ स्टार एंड द एंड स्टेट, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए. आई से दिस क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू whoever I sit with. Any effort, any investment that we make as a nation, if it doesn't translate into better quality of life for our citizens, then we have missed that investment. क्योंकि end state तो ये है ना, as a nation our quality of life should be improved for citizens. और उसको हम कैसे measure कर सकते हैं? GDP अपनी जगह एक रिक्वायरमेंट है और करनी चाहिए हमें, बट वो टॉप लाइन दिखा रहा है हमें.
हमें देखना है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं. मोर इम्पोर्टेंटली पर कैपिटा इनकम से वी शुड बी लुकिंग एट परचेसिंग पावर, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है लेकिन वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से बढ़ सकता है, लेकिन आपका फिर भी अरोड हो गया है परचेसिंग पावर के. आप जो चीज़ें एक 100 रुपये में ख़रीद सकते थे वो आप नहीं ख़रीद सकते. तो आइडिया ये होना चाहिए कि आप अगर पहले 10 चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे, द सेम 10 थिंग्स प्लस 2 more you should be able to afford, therefore your purchasing power has improved. So अगर ये सब चीज़ें end of the day उसको नहीं बेहतर कर रही हैं और उसको हम नहीं मेजर कर रहे, उसको हम एक नॉर्थ स्टार लेके नहीं चल रहे, we will most likely be going in the wrong direction. And I always say this to जनरली मैं स्टूडेंट्स के साथ भी बैठा होता हूँ और फ्रेश ग्रेड्स जो आते हैं ज्वाइन करके मेरी टीम्स में, और anyone, I'll any day work inefficiently with the target being the right North Star, working the right direction, than to work really efficiently but the target North Star is wrong. So I would rather do the right thing extremely badly but still do the right thing than doing the wrong thing extremely well. Very nice. हम क्या करते हैं, हम extremely well में फंस जाते हैं और कर रहे होते हैं हम the wrong thing. What's the purpose if my target is to get to the US and I end up in Japan? That's not then the right, even efficiently. Directionless activity है. So एक तो ये चीज़ मैं उसमें डालना चाह रहा हूँ टेबल के ऊपर. दूसरा ये कि जब हम अपनी choices करते हैं, obviously it's not easy to say either or, but at the end of the day, the fundamental differentiator for any nation that is wanting to get the best value from the opportunity that the digital era is creating is to make sure that the equivalent of the physical infrastructure that we needed for the physical world, उसका जो equivalent digital world का infrastructure है वो सारा in place हो. जैसे मैंने earlier आपको example दी थी of looking at just YouTube and breaking it down right away. अगर आपके पास core connectivity नहीं है, आप बेहतरीन से बेहतरीन डिवाइसेस ले आएँ, यहाँ पर चीप कर दें, ज़ीरो कर दें, मुफ्त दे दें, क्या कर लेंगे आप उसका? यूजलेस है ना. तो आपका कोर जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ तो होनी है ना, वो तो बेस लाइन है. उसके बाद डेटा सेंटर्स, कंप्यूट पावर, ये चीज़ें अगर हमारे पास नहीं हैं, हम जितनी मर्जी ड्रीम करते रहें अबाउट AI नेशन बनना, हम नहीं बन सकते, बिकॉज उसके लिए आपको कंप्यूट कैपेसिटी चाहिए. सो वी नीड टू know what we need to become a leading digital nation and make sure that we are aggressively getting that capacity on place. And it should be by encouraging the private sector to invest in these areas, and they will only invest in these areas if it is commercially viable for them. Otherwise, why would someone invest in there? So the business case जो हमें बनाना है पाकिस्तान का, वो बहुत clear होना चाहिए. It should be articulated well, but it should be based in quantifiable, evidence-based calculations that we can prove that this is the right business case. You know, एक जैसे आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पिच डेक लेके जाके, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये आप कैसे आपने कहा कि ये इतना आप जो है ना वो मार्केट का जो हिस्सा ग्रैब कर लेंगे, कैलकुलेशंस दिखाएं आपकी. Then you have to basically look at the same time, how do we bring efficiencies in governance? We have a great opportunity, we have a capability in Pakistan across the academia, the youth we have, and all of the different organizations we have over here. We are probably the 4th largest or 3rd largest tech population in the world. We need to tap into that to look at large scale and fast track of our transformation on the digital, the governance side. If we try to do it ourselves, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी इस स्पेस पर जाने के लिए. एंड लास्ट थिंग मैं कहूँगा कि माइंडसेट. देखें, चॉइस ये है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन देना है किसी के हाथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन समझता है, जो उस प्रॉब्लम को समझता है, या आपने एक टेक्नोलॉजिस्ट को देना है वो करने के लिए. Wherever I've seen this being given to a technologist to do, you end up producing technology solutions, not solving the real problem.
And hence, we see many countries around the world, and I've experienced this in even GCC countries, where we've ended up not really solving the real problem. We've created great technology solutions, but not solving the real problem. Ease of doing business की आपने बात की थी. I don't want to name a country, but I can tell you that despite all the investments they have made, and despite them becoming one of the leading digital governments in the world, the experience of starting and operating a business is worse than what it was before the investments they made in building digital products. I see. What is the purpose of that? क्या फ़ायदा हुआ? You know, जैसे कहते हैं मेरी सेहत पर क्या वो फ़र्क पड़ गया? You know, सही है. हाँ, तो कंड्यूसिव करना इम्पोर्टेंट we होता है. need to make sure that जो आपका जो thinking process आप क्यों कर रहे हो? So in most cases ये unfortunately technologists के हाथ में होती है जो कर रहे होते हैं, and we think because it's an IT thing. No. Person who knows how governance works, who knows how governance happens, or who knows how an organization operates, is the one who needs to drive the transformation. You need transformation mindset, transformers, not technologists. और ये एक phenomenal change होगा अगर हम ये लेके आते हैं, तो we will find a big difference towards the outcome itself, because we will be looking to solve real problems and not just put technology on top of processes that are bureaucratic, archaic. They belong in the dark ages and should have been thrown out many years ago. Agree. Thank you so much, Mohammad Jasir. It was actually a lovely discussion with you, enlightened discussion. Thank you so much for your time. Pleasure. Thank you very much for ये inviting आपकी me. बुक है एंड बिकमिंग अ डिजिटल नेशन, ये डेफिनेटली ज़रूर पढ़ें. इफ इट इज़ फॉर मी आई विल टेक इट. ये अगर लेना चाहे कोई तो कैसे ले सकता है? Luckily, this is now available in Pakistan as well. And Okay. one thing to say that it's basically looks quite a large book, but what I did was I first framed some of these thinking, these reimagining concepts in the first few chapters. After that, it's a I won't say a deep dive, but I looked at 198 countries. So you'll find a page or two or maybe three on each country in the world. इंटरेस्टिंग. And what they are doing, what are वो their इंडेक्स में मैं देख रहा था. हाँ, हर so कंट्री basically ये एक तरह से आपको I don't think there is any other place you'll find in one place a perspective and some of the things that they could be doing to improve for every country in the world. Pretty much is covered. So ये मेरे अपना ही एक कह लो रिसर्च कर रहा था मैं, अपना ही नॉलेज को बेहतर करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए मैं इस रास्ते पर निकला. तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये बेनिफिशियल हो सकता है बहुत से लोगों के लिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग देयर. व्हाई नॉट देन पैकेज इट इनटू अ बुक, and at least that way also I will become an author. I was always had this kind of a desire to write something, and this became that labor of love. तो इसमें जो framing हुई है ना डिजिटल नेशन की is that around three pillars: digital society, digital economy, and digital governance. And the kind of cross-cutting pillar is then the digital infrastructure. फिर इससे क्या हुआ कि जब मैंने ये लिख लिया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डीपर जाना चाहिए था इसके अंदर. देन आई एंडेड अप taking each one of those pillars and writing about it. And because AI का एकदम वो शुरू हो गया, तो फिर जब मैंने गवर्नेंस का लिखना, मैंने उसको एक्चुअली ट्वीक करके या पिवट करके AI नेटिव गवर्नमेंट के ऊपर बुक लिख दी. डिजिटल इकॉनमी के ऊपर जब मैंने लिखी तो मैंने उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि दिस इज़ द बैटल ग्राउंड ऑफ द डिजिटल ईरा दैट वी लिविंग इन. सो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको फिर लिखा. और डिजिटल सोसाइटी अगेन, व्हाट डज इट मीन टू अस एंड व्हाट कुड वी बी डूइंग फ्रॉम अ पॉलिसी perspective, and थोड़ा सा गाइडेंस उसमें सिटीजन्स को भी on policy makers, because there's a role to be played by policy makers and strategists, but also at the same time, how do I be a successful citizen in the digital era that we're living in, and how do I be a responsible citizen? Because हमारी भी कुछ responsibilities हैं as citizens. You know, we should not be the one propagating fake news, false news, and we should not be bullying people. We should not be, doing things
as citizens we should become responsible citizens. Unfortunately हुआ ये है कि ये जो freedom मिली हमें सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हमने उसको इतना लिटरली ले बहुत, लिया हाँ। और क्योंकि हम एक तरह से मास्क्ड हैं from an identity perspective, it doesn't matter what we want to say. So we abuse people, we tell lies, we spread फेक करते हैं सब Yeah. कुछ, हाँ। So ये चीज़ें, तो इस तरह की कुछ चीज़ें फिर मैंने उसमें लिखी हैं कि from that perspective the role of a citizen in the digital era we're living in today. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग My pleasure. Thank you for inviting me. Thank Really you, look forward to our next conversation. soon, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट। इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच जी।